बड़ी खबरों में सबसे पहले बीएसई एनएससी की वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ी खबर है। सेबी ने दोनों एक्सचेंजों की वीकली एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं। एनएससी की वीकली एक्सपायरी अब मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई की एक्सपायरी का दिन गुरुवार तय किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, दोनों दिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है कि निफ्टी और साथ में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कब होगी। दोनों एक्सचेंजों ने के लिए अलग अलग डेट आई है और क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? तो ये अब औपचारिक हो चला है। सेबी ने एनएससी को मंगलवार और बीएसई को गुरुवार ये अपने वीकली और मंथली एक्सपायरी डेज दे दिए हैं। बहुत दिनों से यहां आपको चेंजेस होते हुए नजर पड़ रहे थे। 15 जून को आखिरी डेट थी जहां सेबी ने जो है प्रेफरेंस ऑफ डेट और डे मंगाए थे दोनों ही एनएससी और बीएसई से। और अब जो एनएससी से स्टेटमेंट आ रहा है, बीएसई से स्टेटमेंट आ रहा है, इससे बहुत क्लियर हो गया है कि एनएससी अब ट्यूसडे को ऑप्शन एक्सपायरी और एफएनओ एक्सपायरी करेगा मंथली बेसिस पे, और वीकली थर्सडे आपको बीएसई को आवंटित होता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये स्टैंड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता होगा थोड़े दिनों पहले एनएससी ने अपनी एक्सपायरी डे मंडे को शिफ्ट किया था, फिर रेगुलेटर ने फिर से एक बार दोनों एक्सचेंज के बीच में एक समन्वय का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, तो ऑफिशियली जो है वो एप्लीकेशंस मंगाई थी। तो अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्यूसडे है वो एनएससी का है और बीएसई के लिए गुरुवार है। बीएसई के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेजेस के हिसाब से ऑप्शन टर्नओवर पे लगभग 15 से 20% का एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है, और इसके वजह से ओवरऑल अर्निंग्स या एबिटा हो उस पर 7 से 8% का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ सकता है। बीएसई का शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और कहीं ना कहीं अगर हम बीएसई की बात करें तो यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, क्लियरली बीएसई को एक डिसएडवांटेज, क्योंकि अब एक्सपायरी इनकी गुरुवार को है, और एनएससी को एडवांटेज, क्योंकि मंगलवार को अब इनकी मंथली और वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर पड़ेगी। जी शुक्रिया यतिन। इधर वीकली एक्सपायरी पर सेबी के फैसले पर हमने एनएससी के सीवीडीओ श्री राम कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज से बातचीत करने के लिए। और ये जो डिसीजन सेबी ने लिया है, ये आपको ईमेल के द्वारा जानकारी आ गई है ऑफिशियली कि आपको मंगलवार का दिन आवंटित हुआ है एक्सपायरी डे को लेके? हाँ जी सर, हमको सेबी से हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि हमको ट्यूसडे का परमिशन मिल गया है जी। और श्रीराम जी, ये कब से आपको लगता है आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप वीकली ऑप्शंस मंगलवार को कर पाएंगे? मतलब ट्यूसडे का जो डे आपको अलॉट हुआ है स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, क्या ये इंप्लीमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है। एक जून का है, एक जुलाई का है और एक अगस्त का है। अभी बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी पोजीशंस लिए होंगे इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहां पे एक्सपायरी डे थर्सडे है। तो हम इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट होने देंगे, और 1 सितंबर 1 से अपना एक्सपायरी डे ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, सो ये मंथली और वीकली दोनों ट्यूसडे होने का मतलब है कि जो आपके थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां भी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, या ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिल जाएगा? सर जो लॉन्ग टेनर कॉन्ट्रैक्ट्स का आप बात कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे तो ज्यादा ओआई कुछ है ही नहीं। ओआई तो 3 महीने तक ही रहता है जनरली। और 3 कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड हैं। तो हम ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर्स देखे हैं, और हमको लगता है कि ये इतना 90 डेज का लगभग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने अगर कवर कर लिया तो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो शायद लिक्विडिटी भी बढ़ेगी सर, और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर फायदा होता है तो वो और शायद इसका इसका ये एडवांटेज लेंगे। क्लियरली बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी, आपकी इनिशियल कमेंट्स इस पर्टिकुलर इवेंट पे हमारे साथ शेयर करने के लिए।
बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जो और गहराने लगा है। दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। तेहरान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। मिसाइल और बमों की बारिश हो रही है। इजराइल एक के बाद एक ईरान के कमांडरों को ढेर कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र अब ट्रंप पर टिकी है, जो समय से पहले G7 समिट से निकल गए हैं। क्या है ईरान इजराइल पर ताज़ा अपडेट, समझाने के लिए हमारे साथ है हुरमास फटाकिया। हुरमास, बताएं इजराइल ईरान के बीच क्या चल रहा है और सुबह से अब तक के क्या अपडेट्स हैं, मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट है? पहले तो ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ मिसाइल्स उन्होंने छोड़े हैं इजराइल की तरफ, और ये ईरान के न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी का बयान था। और परमाणु साइट्स उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर इजराइल के ड्रोन्स और UAVs को उन्होंने मार गिराया है। ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी, उनके डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ही समय पहले एक्स पर यह लिखा था कि इजराइल के आर्मी चीफ की मिसाइल हमले में मौत हुई है। और ये आर्मी चीफ जो है उन्हें नया अपॉइंट किया गया था पिछले आर्मी चीफ की मौत के बाद। अली शादमानी जो है उनकी मिसाइल हमले में मौत हुई। और अली शादमानी इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी के सबसे करीबी जो है मिलिट्री सलाहकार थे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है। और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि उत्तरी इलाकों में इजराइल के सायरन्स साउंड ऑफ किए गए हैं एक एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो ये इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। अब कुछ वक्त पहले आज सवेरे इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कह भी रहे थे कि G7 से जल्दी निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो एक सीज फायर डील की पे काम करने के लिए वॉशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। मगर कुछ ही मिनटों बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पब्लिसिटी के भूखे हैं और उन्होंने मेरी बात को गलत समझा है और मैं इसलिए वॉशिंगटन वापस जा रहा हूँ, सीज फायर की वजह से नहीं, पर और बड़े फैसले लेने हैं, इस वजह से मैं यूएस वापस लौट रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भी सफाई दी है कि मैं वॉशिंगटन पहुंचकर इस बारे में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। सुबह भी उन्होंने कहा था कि ईरान के पास मौका था डील करने का, मगर उन्होंने डील नहीं करी, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे और शायद अगर मुलाकात, अगर बातचीत हो तो JD वैंस या फिर उनके जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ जो मिडल ईस्ट के, उन्हें भेजा जा सकता है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के वो परमाणु प्रोग्राम का अंत चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, इस वजह से वो और साथ ही साथ कि वो परमाणु हथियार के बेहद नज़दीक है, जबकि इंटेलिजेंस का ये कहना था कि वो काफ़ी वर्ष अभी दूर है इंटेलिजेंस से एक परमाणु हथियार बनाने से। तो इजराइल ईरान युद्ध और भयंकर होता जा रहा है। G7 के बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौट गए हैं और उन्होंने तेहरान खाली करो का ऐलान किया। आज आवाज अड्डा में इसी पर हो रही है चर्चा, खाली करो तेहरान। जरूर जुड़िए हमारे साथ शाम 7:57 पर। इजराइल ईरान तनाव से बाजार में काफी नर्वसनेस दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 213 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 93 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। डिटेल्स के साथ है सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, तो इम्पैक्ट आ रहा है वॉर का, आप कैसा रहा आज बाजार का दिन? तो आज था हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। अगर आज का ट्रेंड देखा जाए तो नेगेटिव टू न्यूट्रल साइड हमें देखने को मिला है। काफ़ी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे आज एक प्रेशर आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर ने और साथ में जो डिफेंस सेक्टर है वहां पे अच्छे खासे हमें गेन्स जो हैं वो देखने को मिले। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में तो काफ़ी लंबे टाइम से ही एक अच्छी खासी तेजी का रुख बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं आज। टेक महिंद्रा करीबन 2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इन्फोसिस में करीब 1% का इजाफा, एशियन पेंट्स में भी करीबन 1% की तेजी और मारुति सुजुकी भी आज करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आगे देखते हैं कि आज निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स कौन से हैं। अडानी प्राइसेस में करीबन 2.5% की कमजोरी, डॉक्टर रेड्डीज में करीब 2.25%, इटर्नल करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में तो ये जो कमजोरी है पिछले 2-3 सत्रों से देखी जा रही है, करीबन 2% के लॉसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे। हिंदुस्तान जिंक में देखिए करीबन 5.5% का डेंट लगता हुआ नजर आया है। सोना BLW प्रिसीजन की बात करी जाए तो 4% की कमजोरी यहां पे भी है। ल्यूपिन में भी करीबन 4% का डाउनसाइड और ऑरबिंदो फार्मा भी करीबन 3% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में हमें जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल और समझा जाए तो आईटी और डिफेंस ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी के जो सेक्टर है वहां पे थोड़ा सा पेन रहा है।
मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल अहम बोर्ड बैठक है। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, बताने के लिए हमारे साथ हैं मनी कंट्रोल से हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताएं सेबी की बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है और किन फैसलों की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सारा जो एजेंडा है ये मोटे तौर पर इस लाइन पर है कि क्या क्या चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली ही ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि रीट्स और इनविट्स को एक इक्विटी का दर्जा दे दिया जाए। ये बहुत लंबे समय से जो है इंडस्ट्री की मांग थी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे जो रीट्स और इनविट्स के इशू हैं वो कुछ इक्विटी इंडाइसेस में भी वो जोड़ पाएंगे। साथ ही जो म्यूचुअल फंड इसमें निवेश करते हैं उनके लिए लिमिट जो है अभी 10% की है, वो बढ़ा करके 20% तक हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी लिक्विडिटी जो है वो रीट्स और इनविट्स की बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक ये है कि जो सरकारी कंपनियों की डीलिस्टिंग होती है तो वहाँ ख़ासतौर पर ये उन कंपनियों के लिए प्रस्ताव है कि जहाँ सरकार की होल्डिंग पहले ही 90% है। तो ऐसी कंपनियों की डीलिस्टिंग को किस तरह से आसान बनाया जाए। डीलिस्टिंग का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जहां कामकाज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है या शायद वो इतनी रिलेवेंट नहीं रहे, लेकिन वो लिस्टेड हैं। तो सरकार को अगर लिस्ट करना हो तो जो मौजूदा व्यवस्था है उसके तहत सरकार के लिए काफ़ी खर्चीला हो जाएगा इनको डीलिस्ट करना। तो इस मकसद से ये नियम जो है वो ये प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं उनके लिए भी नियम यह है कि अगर वो एक बार लिस्ट हो गई कंपनी तो उनको ईसॉप नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स को ईसॉप देने पर पाबंदी है। तो इस नियम में भी रियायत जो है लाई जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड हैं, सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआईज़ के लिए आसान नियम का प्रस्ताव भी है। एक जो केवाईपी लाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से बहुत जो बल्कि डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हल्का किया जाए, ये भी एक इशू है। एक दो चीज़ें और हैं जो बोर्ड के एजेंडे में नहीं है, लेकिन एक राहत की खबर है कि वो एजेंडे में नहीं है। वो क्या है कि जो एक्सचेंजेस से क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कारोबार अलग करने की बात थी, ये अभी तक इस पर कोई राय नहीं बन पाई है। तो इसलिए ये प्रस्ताव अभी बोर्ड को नहीं जा रहा है। इस बात की के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये इस बार के बोर्ड मीटिंग में जाएगा, लेकिन वो नहीं जा रहा है। साथ ही जो सेबी के बोर्ड मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का नियम था वो भी अभी चूँकि इस पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है तो वो भी नहीं जा रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो NSCL के मामले में ब्रोकर्स फंसे हुए थे उनके लिए एक अलग तरह की सेटलमेंट की स्कीम जो है वो बोर्ड के सामने रखी जाएगी। हालांकि एजेंडे में नहीं है, लेकिन बोर्ड के सामने रखी जाएगी बताने के लिए कि ये किया जा रहा है। इसी तरह की एक स्कीम जो वेंचर कैपिटल फंड के वैल्यूएशन से जुड़े थे उनके लिए भी लाया जाएगा। शुक्रिया ब्रजेश। देश में आज एक के बाद एक कई फ्लाइट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं तकनीकी खराबी तो कहीं बम की धमकी की वजह से फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं आज DGCA ने एयर इंडिया के साथ बैठक भी की। इन सभी अपडेट्स पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, जब से अहमदाबाद हादसा हुआ है रोज़ अब कई तरह के ग्लिचेस, फ्लाइट में इशूज़, देरी, इमरजेंसी लैंडिंग, ऐसी खबरें आ रही हैं और आज DGCA ने एयर इंडिया के साथ बैठक भी की है। सारा डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। जी, आज पूरे दिन टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भारतीय एविएशन प्रभावित रहा। जिन फ्लाइट्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उसमें एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की जो फ़्लाइट है, साथ ही एयर इंडिया की जो दिल्ली से पेरिस की फ़्लाइट थी, लंदन से बेंगलुरु की फ़्लाइट थी, साथ ही दिल्ली से जो दुबई की फ़्लाइट थी, ये सारी फ़्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। और इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो इन्हांस सेफ्टी मेजर्स DGCA ने आदेश जिसका दिया था उसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं थे और इसकी वजह से इन्हें रद्द करना पड़ा। साथ ही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट थी जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी, उसके लेफ्ट इंजन में एक कुछ प्रॉब्लम पाई गई जिसकी वजह से कोलकाता में वहाँ पे जो यात्री हैं उनको डीप्लेन करना पड़ा। इसके अलावा इंडिगो की एक फ़्लाइट में भी एक दिक्कत आई। मस्कट से कोच्चि आ रही थी वहाँ पे, लेकिन जब वो फ़्लाइट हवा में थी उसी वक्त एक बम की धमकी आती है और इसे नागपुर में आपात लैंडिंग इसकी कराई जाती है और सारे यात्रियों को निकाला जाता है। हालांकि बाद में इसमें कुछ पाया नहीं गया संदिग्ध रूप से, लेकिन इसको भी प्रभावित हुआ पड़ा। साथ ही इंडिगो की एक और फ्लाइट है जो गोवा से लखनऊ आ रही थी, वहाँ पे टर्बुलेंस की काफ़ी खबर है। हालांकि किसी को बहुत गंभीर चोट आने की फिलहाल खबर नहीं है। इसके साथ ही DGCA ने आज एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो CEO हैं उनके साथ। उनसे 2-3 चीज़ों पर बातचीत हुई। पहले तो जो इन्हांस सेफ्टी मेजर्स है उसके बारे में स्टेटस मांगा गया। दूसरी तरफ जो पायलट की ट्रेनिंग्स है उसका रिकॉर्ड मांगा गया है कि किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है पिछले कुछ समय में, उसका पूरा जो डेटाबेस है वो देने को कहा गया है। साथ ही जो दुर्घटनाग्रस्त प्लेन AI-171 है उसके पूरे जो क्रू है उसका भी डिटेल्स मांगा गया, जिसे एयर इंडिया को जल्द से जल्द सबमिट करने के लिए कहा गया है। शुक्रिया।
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेजी से चल रही है। भारत की 11 और अमेरिका ब्रिटेन की एक यानी कुल 13 एजेंसियां एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में लगी हैं। आखिर कहां तक पहुंची है जांच, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केतन जोशी। डीजीसीए ने एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना की तफ्तीश है वो तेज कर दी है। जो सूत्रों ने हमें बताया है उसके मुताबिक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कमर्शियल और टेक्निकल स्टाफ के 25 लोगों की पूछताछ हो चुके हैं। खासकर जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको भी सील कर लिया गया है। इसके अलावा कॉकपिट, विंग, फ्यूल, इंजन और बाकी सारी चीजें जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है उससे पहले की जांच हुई है, उनकी भी यहाँ पर जितनी भी सर्टिफिकेट दिए गए थे उनको अभी सील कर लिया गया है। टेक्निकल पैरामीटर से जितनी भी पहलुओं को चेक करना है वो सारी की सारी टीम का जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है और धीरे धीरे जैसे ही जरूरत पड़ने पर आगे भी ये तफ्तीश और तेज कर दी जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल का मुंबई में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनके 90 साल के पिता ने आंसू से भरी अपनी आंखों से अपने बेटे को भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। इस दौरान सुमित के दोस्त और रिश्तेदार भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। कैप्टन सुमित सबरवाल लंदन जाने वाली एयर इंडिया के उस विमान के पायलट थे जो 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट से देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को हरी झंडी दिखाई। मारुति के इन प्लांट रेल साइडिंग की क्षमता 4.5 लाख गाड़ियां सालाना है। मारुति सुजुकी के मुताबिक इस रेल साइडिंग के जरिए चेन्नई, गुजरात, बंगलुरु, सिलीगुड़ी और हैदराबाद समेत 17 हब्स पर गाड़ियों को पहुंचाया जाएगा, जहां से करीब 380 शहरों में इनका डिस्पैच किया जाएगा। जैसे सिलीगुड़ी हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद है, चेन्नई है, इस तरह से कई पूरे देश में 17 हब्स हैं और इन 17 हब से 380 सिटीज तक हम अपनी कार्स हिंदुस्तान में पहुंचा पाएंगे डीलर्स और कस्टमर्स के लिए। सोना जमकर चमक रहा है। इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के वो गुर जो आपने पहले कहीं नहीं सीखे, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर कितना टैक्स लगेगा, पोर्टफोलियो में सोने का क्या हिस्सा हो, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। तो सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर न करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें या फिर उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने पुणे, सतारा और रायगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। इधर राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर के लिए आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत 14 राज्यों के लिए भी मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस साल मानसून ने चाहे जल्दी दस्तक दे दी हो, लेकिन अभी भी कई दक्षिणी राज्यों में बारिश की कमी देखने को मिल रही है। लिहाजा अनियमित मानसून के चलते बुआई में देरी हो रही है। क्या होगा इसका असर, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। वैसे तो मानसून अक्सर 1 जून के आसपास केरल तट पर दस्तक देता है, लेकिन इस साल मानसून 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया था। उसके बाद कई राज्यों में मानसून की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन 29 मई के बाद मानसून ब्रेक पर चला गया। 10 से 12 दिनों के अंदर मानसून ने ब्रेक लिया और उसके बाद अब फिर मानसून सक्रिय हो गया और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मानसून ने गुजरात और महाराष्ट्र को ऑलरेडी कवर कर लिया और कुछ दिनों में जल्दी ही पूरे भारत को कवर
कर लेगा। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मानसून की बारिश में हमें कमी देखने को मिल रही है। केरल है, कर्नाटक है, मराठवाड़ा है या विदर्भ है, इन रीजन में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि मानसून की बारिश में 50% तक की कमी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो दाल है या तिलहन है उसकी बुआई भी काफी पिछड़ी हुई दिखाई हमें पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार अनुमान जताया था कि जो मानसून है वो इस बार सामान्य से ज्यादा रहेगा और बारिश सामान्य से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से कंसर्न है कि किस तरह से अनियमित मानसून है जिसकी वजह से किसानों की बुआई पिछड़ रही है। हालांकि ये भी उम्मीद है कि मानसून इस बार जल्दी ही रिकवर कर लेगा और सभी राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और चिंताएं जो है किसानों की वो दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देने से मना कर दिया है जिसके खाते में साइबर फ्रॉड का पैसा आया था। व्यक्ति ने पुलिस को समय पर जानकारी नहीं दी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आया है जहां से आपको आने की उम्मीद नहीं थी और आपने इसको नजरअंदाज कर दिया है तो ये आपकी गलती आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि ये साइबर क्राइम का पैसा हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को इस मामले में, एक साइबर क्राइम के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस व्यक्ति के अकाउंट में करीबन 20 लाख रुपए आए थे। इसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील दी थी कि किसी व्यक्ति ने इसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। इसके किराएदार के पास उसके अकाउंट की जानकारी थी और उसने उस व्यक्ति ने ही इसके अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आपके पास पैसा आया था तो आपने पुलिस को बताने में इसमें देरी क्योंकि आपने 4 महीने के अंदर इसका देरी की और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमानत देने से इनकार कर दिया। तो अगर आपके अकाउंट में भी कहीं से पैसा आ रहा है और आपको लगता है कि ये गलत किसी ने ट्रांसफर किया है तो इसकी जानकारी आप पुलिस को तुरंत दें, नहीं तो आप भी साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें आपके लिए जारी हैं। आगे आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार और साथ ही में आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें ताज़ा खबरों के लिए बस एक क्लिक पर। नमस्कार।